गुड मॉर्निंग, स्वागत है आपका। आप देख रहे हैं फिट इंडिया का सुपर हिट बुलेटिन। मैं हूं आपके साथ श्वेता श्रीवास्तव। नमस्कार, आपके साथ मैं हूं दीपिका यादव। तो हर रोज की तरह शुरू हो चुका है खबरों का सफर, जिसमें देश दुनिया की हर बड़ी खबर हम आपके सामने विस्तार से रखेंगे। जी, आपको दिखाएंगे अरविंद केजरीवाल की गिरफ्तारी को लेकर के अपडेट क्या है। देश के कोने कोने से हर खबर आप तक पहुँचाएंगे। शुरुआत करते हैं फिट इंडिया के सुपर हिट बुलेटिन की। आज की सबसे बड़ी खबर यही है कि अरविंद केजरीवाल की जो गिरफ्तारी को लेकर के उन्होंने इस गिरफ्तारी को चैलेंज करते हुए याचिका दाखिल की थी हाईकोर्ट में। आज इसको लेकर के सुनवाई होने वाली है। हाईकोर्ट की तरफ से इस पूरे मामले को लेकर के आज सुनवाई होगी। तो हाईकोर्ट सुनवाई करने के लिए तैयार हो गया है गिरफ्तारी की याचिका पर। केजरीवाल ने हाईकोर्ट में गिरफ्तारी को चुनौती दी है। दरअसल जस्टिस स्वर्ण कांता शर्मा की बेंच में ये सुनवाई होने वाली है। केजरीवाल कल तक ईडी की कस्टडी में है और उससे पहले आज हाईकोर्ट में ये सुनवाई बहुत अहम है। देखना होगा हाईकोर्ट से उन्हें क्या राहत मिल पाती है या फिर नहीं, क्योंकि केजरीवाल की याचिका पर हाईकोर्ट में आज सुनवाई है और हाईकोर्ट इस सुनवाई को लेकर के तैयार हो गया है। तो अरविंद केजरीवाल कल तक ईडी की कस्टडी में है और अब उसके बाद आगे क्या फैसला लिया जाता है कोर्ट की तरफ से, इस पर भी अपडेट हम आपको देंगे। तो ईडी की कस्टडी में दिल्ली के सीएम अरविंद केजरीवाल का छठा दिन है और ऐसे में लगातार उनसे पूछताछ भी हो रही है। और शराब घोटाले के वक्त सिसोदिया के सेक्रेटरी रहे सी अरविंद और अरविंद केजरीवाल को ईडी ने आमने सामने करवाया। और उस दौरान हुआ क्या, ये हम आपको बताएंगे, क्योंकि रात को 9 बजे हमारे कंसल्टिंग एडिटर सुशांत सिन्हा ने न्यूज की पाठशाला में डिटेल में इसे बताया है। अगर आपने मिस कर दिया है तो एक बार फिर से हम आपको रिकॉल करा देते हैं। मनीष सिसोदिया ने मार्च 2021 में उन्हें मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल के घर पर बुलाया था। वहां पर सत्येंद्र जैन मौजूद थे। वहां पर मनीष सिसोदिया ने सी अरविंद को एक डॉक्यूमेंट दिया और उस डॉक्यूमेंट के आधार पर ही जीओएम की ड्राफ्ट रिपोर्ट बनाने के लिए कहा गया। सी अरविंद ने बताया कि उन्होंने पहली बार डॉक्यूमेंट में इस तरह के प्रस्ताव देखे जो प्रस्ताव जीओएम की मीटिंग में कभी चर्चा तक में नहीं आए थे। इसलिए सी अरविंद बहुत इंपॉर्टेंट कैरेक्टर हैं इस पूरे शराब घोटाले मामले के। सी अरविंद ने बयान में कहा था कि मार्च 2021 में अरविंद केजरीवाल के घर पर शराब कारोबारियों का प्रॉफिट मार्जिन 5% से बढ़ाकर 12% करने का फैसला हुआ केजरीवाल के घर पर। यह बयान सी अरविंद ने ही दिया था, जिनके सामने आज अरविंद केजरीवाल को बैठा के पूछताछ हुई है। सी अरविंद ने अपने बयान में बताया था कि प्रॉफिट मार्जिन बढ़ाने का आदेश मौखिक था, जिसे ड्राफ्ट पॉलिसी में शामिल करने के लिए कहा गया। केजरीवाल के आवाज पर सी अरविंद से कहा गया कि प्राइवेट प्लेयर्स को होलसेल लाइसेंस दिया जाए। सी अरविंद और अरविंद केजरीवाल को आमने सामने बैठाकर आज की यह पूछताछ इस पूरे केस में बहुत अहम कड़ी है। हालांकि 3 घंटे पूछताछ चली है, लेकिन सूत्रों के हवाले से जो कुछ थोड़ी बहुत जानकारी हमें मिली कि क्या सवाल जवाब हुए, वो भी आपको मैं बताने का प्रयास करता हूं। जो सूत्र बता रहे हैं उसके मुताबिक जो सवाल जवाब हुए उसमें ईडी ने सिसोदिया के सचिव रहे सी अरविंद से पूछा कि क्या आप अरविंद केजरीवाल के घर पर गए थे। सूत्रों का दावा है सी अरविंद ने अरविंद केजरीवाल के मुंह पर कहा कि हां, मैं इनके घर गया था। इसके बाद ईडी ने अरविंद केजरीवाल से पूछा कि क्या सी अरविंद आपके घर आए थे। इस पर केजरीवाल ने कहा कि नहीं, ये मेरे घर आए ही नहीं थे। सूत्र बता रहे हैं कि इसके बाद ईडी ने सी अरविंद से पूछा कि क्या शराब नीति का ड्राफ्ट आपको केजरीवाल जी के घर पर सौंपा गया। सी अरविंद ने फिर ताल ठोक कर कहा कि हां, मुझे ड्राफ्ट वहीं अरविंद केजरीवाल के घर पर दिया गया। और यह इसलिए इंपॉर्टेंट है क्योंकि कोई बड़ा अधिकारी किसी मुख्यमंत्री के सामने बैठा हो तो कई बार अगर बयान उल्टा सुल्टा दिया हो तो जबान लड़खड़ाती है। लेकिन सी अरविंद ताल ठोक कर कह रहे कि नहीं, मुझे अरविंद केजरीवाल के घर पर ड्राफ्ट मिला। इस पर ईडी ने फिर अरविंद केजरीवाल से पूछा कि क्या आपके घर पर शराब नीति का ड्राफ्ट इनको दिया गया था। केजरीवाल ने फिर वही जवाब दिया कि नहीं, ऐसा कुछ नहीं हुआ था। हालांकि इसके बाद सवाल जवाब का सिलसिला करीब 3 घंटे चला है और कहा जा रहा है कि अरविंद केजरीवाल तमाम बातों से इनकार करते रहे और 164 के तहत बयान दर्ज कराने वाले सी अरविंद भी अपनी हर बात पर कायम रहे। भले सामने अरविंद केजरीवाल बैठे थे, फिर भी सी अरविंद बिल्कुल नहीं डिगे। उन्होंने कहा कि इनके घर पर ही सब हुआ था। तो ईडी शराब घोटाले को लेकर के अरविंद केजरीवाल ईडी के कस्टडी में हैं और अब तक जो भी ईडी की तरफ से सवाल जवाब हुए हैं उसको लेकर के भी जानकारी हम आपको देंगे।
तो ईडी के सामने सवालों के क्या जवाब अरविंद केजरीवाल ने दिए हैं। सूत्रों के हवाले से आपको ये भी बता दें कि हमारे कंसल्टिंग एडिटर सुशांत सिन्हा के हाथ वो तमाम जवाब भी लगे हैं, जरा उसे भी जानिए और समझिए। ईडी भी अरविंद केजरीवाल की रिमांड लेते हुए कोर्ट में बता चुकी है कि केजरीवाल शराब नीति के मामले की साजिश में कैसे शामिल है। ईडी के मुताबिक केजरीवाल का रोल स्पष्ट है। सिसोदिया के सेक्रेटरी सी अरविंद और के कविता के सीए बुची बाबू के बयानों से पता चलता है कि सिसोदिया ने ग्रुप ऑफ मिनिस्टर्स की रिपोर्ट का ड्राफ्ट केजरीवाल के घर जाकर दिया, जहां पूर्व मंत्री सत्येंद्र जैन मौजूद थे। इस ड्राफ्ट में कहा गया कि प्राइवेट प्लेयर्स को होलसेल लाइसेंस दे दिया जाए और प्रॉफिट मार्जिन 12% फिक्स कर दिया जाए, जबकि इन पॉइंट्स की ग्रुप ऑफ मिनिस्टर्स की मीटिंग में चर्चा तक नहीं हुई थी। यह ईडी आरोप लगा रही है। ईडी के मुताबिक सिसोदिया के सेक्रेटरी सी अरविंद ने ड्राफ्ट तैयार करके सिसोदिया को दिया था। पॉलिसी के कुछ प्रावधान पॉलिसी फाइनल होने से 2 दिन पहले ही के कविता के सीए बुची बाबू के व्हाट्सएप मैसेज में मिले। बुची बाबू ने ईडी को बताया था कि पॉलिसी के ये हिस्से उसे केजरीवाल के सहयोगी विजय नायर ने भेजे थे। विजय नायर सिसोदिया के साथ मिलकर शराब नीति साउथ ग्रुप को फायदा पहुंचाने के लिए बना रहा था। ईडी आरोप बार बार लगा रही है। साउथ ग्रुप को फायदा पहुंचाने के बदले में रिश्वत ली गई थी, जिसमें से 45 करोड़ रुपए गोवा में आम आदमी पार्टी के कैंपेन में इस्तेमाल हुआ। केजरीवाल के रोल को बताने वाले साउथ ग्रुप के 3 आरोपियों शरद रेड्डी, राघव मंगुटा रेड्डी के बयान भी हैं, जो बाद में सरकारी गवाह बन गए थे। ये सारी बातें ईडी कोर्ट में बता चुकी है। केजरीवाल के लिए सबसे बड़ी मुसीबत यह है कि वो आम आदमी पार्टी के कर्ता धर्ता हैं, और शराब घोटाले में बड़ा आरोप यही है कि शराब घोटाले में जो रिश्वत का पैसा आया वो आम आदमी पार्टी के गोवा इलेक्शन कैंपेन में इस्तेमाल हुआ। लेकिन आज पूछताछ में कुछ और भी बड़ा हुआ, वो भी आपको आगे बताऊंगा। लेकिन पहले सुनिए कि ये जो गोवा कैंपेन में पैसा इस्तेमाल हुआ, इसको लेकर पिछले 5 दिन में केजरीवाल से ईडी ने कैसे कैसे सवाल पूछे। ईडी ने केजरीवाल से पूछा कि आम आदमी पार्टी में पैसों का लेन देन होता कैसे है, जरा बताइए। आम आदमी पार्टी में बतौर संयोजक आप क्या फैसले लेते हैं? ये सारी बातें हम आपको सूत्रों के हवाले से बता रहे हैं। आपके अकाउंट्स की जानकारी आपको रहती है या नहीं रहती है? सूत्रों का दावा है कि गोवा चुनाव में आपकी क्या भूमिका थी, यह सवाल भी पूछा गया अरविंद केजरीवाल से। गोवा चुनाव में क्या उम्मीदवारों को कैश पैसा दिया गया था, नहीं दिया गया था? अरविंद केजरीवाल से यह भी पूछा गया, सूत्र दावा करते हैं। तो बड़ी खबर आपको एक और बताते हैं। शराब घोटाला मामले में गिरफ्तार बीआरएस नेता के कविता को तिहाड़ जेल अब वो पहुंच चुकी हैं, और सूत्रों के मुताबिक के कविता को तिहाड़ की महिला जेल नंबर 6 में रखा गया है। जी हाँ, कविता ने राउज एवेन्यू कोर्ट से अंतरिम जमानत की मांग की थी, जिस पर कोर्ट ने कहा है कि ये पूरा मामला आर्थिक अपराध का है और इसकी इन्वेस्टिगेशन केसेस के हिसाब से ज्यादा कॉम्प्लिकेटेड है, और इसीलिए के कविता को 9 अप्रैल तक न्यायिक हिरासत में रहना होगा। कोर्ट ने के कविता की अंतरिम जमानत की मांग पर ईडी से 1 अप्रैल तक जवाब दाखिल करने के लिए भी कह दिया है। तो जेल मैनुअल के हिसाब से वो दूसरी महिला कैदियों के साथ ही रहेंगी। हालांकि कोर्ट ने कविता को घर का खाना मुहैया कराने की इजाजत दे दी है, ताकि जेल के अंदर भी उन्हें घर का खाना मिल सके। तो कविता ने राउज एवेन्यू कोर्ट से जो अंतरिम जमानत की मांग की थी, जिस पर कोर्ट ने कहा कि मामला आर्थिक अपराध का है और इसकी इन्वेस्टिगेशन भी बाकी के क्राइम केसेस के हिसाब से ज्यादा कॉम्प्लिकेटेड है। ब्रेक के बाद एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है। लोकसभा चुनाव से पहले कांग्रेस पार्टी की अगर बात करें तो झटके पे झटके लग रहे हैं। ताजा झटका कांग्रेस पार्टी को पंजाब से अब लगा है। कौन है ये मौजूदा सांसद और पंजाब के पूर्व सीएम के पोते, जिन्होंने हाथ का साथ छोड़ करके कमल का दामन थाम लिया है? आपको दिखाते हैं इस रिपोर्ट में पूरी खबर। पंजाब में कांग्रेस को बड़ा झटका लगा है। लुधियाना से कांग्रेस सांसद और राहुल गांधी के करीबी माने जाने वाले रवनीत सिंह बिट्टू बीजेपी में शामिल हो गए। पंजाब के पूर्व सीएम बेअंत सिंह के पोते और सांसद रवनीत सिंह बिट्टू पंजाब में कांग्रेस का बड़ा चेहरा थे। बीजेपी में शामिल होने के बाद बिट्टू ने पीएम मोदी की नीतियों की जमकर सराहना की। साथ ही गृह मंत्री अमित शाह और बीजेपी के वरिष्ठ नेताओं की भी तारीफ की। शहीद परिवार से सरदार बेअंत सिंह जी मुख्यमंत्री थे पंजाब में। बहुत अंधेरे का समय भी देखा है पंजाब में, और कैसे पंजाब को ठीक किया वो भी देखा है। तो आज मैं ये बड़े विश्वास से कह सकता हूं, जो मैंने पिछले 10 साल से, चाहे प्रधानमंत्री मोदी जी हों, अमित शाह जी हों, बहुत ज्यादा पंजाब के लिए उनका प्यार है और बहुत कुछ करना चाह रहे हैं और करना चाहते थे। लेकिन बाकी स्टेट आज कहां की कहां चली गई। एक गैप
पंजाब में जो एक पुल का ब्रिज का काम करने की जरूरत है, किसानों को साथ लाने की, वहां के मजदूरों को साथ लाने की, वहां के दुकानदार इंडस्ट्रीज को साथ लाने की, वो काम, क्योंकि सरकार 10 साल रही, आगे भी लोगों ने फैसला जो किया है वो सरकार मोदी जी की बननी है। रवनीत सिंह बिट्टू पंजाब के पूर्व सीएम बेअंत सिंह के पोते हैं। 2019 के लोकसभा चुनाव में रवनीत सिंह बिट्टू ने करीब 76,000 वोटों के अंतर से लुधियाना सीट जीती थी। पंजाब बीजेपी में ये बड़ी ज्वाइनिंग तब हुई है जब ये साफ हो गया कि पंजाब में अकाली दल और बीजेपी का गठबंधन नहीं होगा। दोनों दल अलग अलग चुनाव लड़ेंगे। बीजेपी खुद को अपने दम पर पंजाब में फाइट देने की तैयारी कर रही है। सूत्रों की माने तो रवनीत सिंह बिट्टू के बाद कुछ और बड़े नाम बीजेपी में आने वाले समय में शामिल हो सकते हैं। लुधियाना से सांसद रवनीत सिंह बिट्टू के बीजेपी में शामिल होने के बाद पंजाब कांग्रेस में खलबली मच गई है। कांग्रेस प्रभारी देवेंद्र यादव, नेता विपक्ष प्रताप सिंह बाजवा सहित अन्य कई कांग्रेसी लीडर अमरिंदर सिंह राजा वडिंग के घर पहुंचे और इस मुद्दे पर मंथन किया। और लोकसभा चुनाव से जुड़ी एक और बड़ी खबर आपको बता रहे हैं। 30 मार्च को मेरठ में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी एक बड़ी रैली करने वाले हैं, जिसमें आरएलडी चीफ जयंत चौधरी भी मौजूद रहेंगे। जी हाँ, ये बड़ी खबर मेरठ में से बीजेपी के उम्मीदवार हैं अरुण गोविल मेरठ में जयंत चौधरी मंच साझा करने वाले हैं। मेरठ में दूसरे चरण में 26 अप्रैल को मतदान होना है। 2019 चुनाव में इस सीट से बीजेपी के राजेंद्र अग्रवाल जीते थे। तो बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, 30 मार्च को अब मेरठ में रैली करेंगे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी। आरएलडी चीफ जयंत चौधरी भी मौजूद रहेंगे। एनडीए में शामिल हो चुकी है आरएलडी और मेरठ से चुनाव प्रचार का आगाज पीएम करेंगे। आपको ये भी बता दें कि मेरठ से बीजेपी के उम्मीदवार अरुण गोविल हैं और 26 अप्रैल को दूसरे चरण के लिए मतदान में मेरठ की सीट के लिए मतदान होना है। तो बड़ी खबर, प्रधानमंत्री की रैली को लेकर के तैयारियां तेज हैं। पहली बात तो है कि मैं राजनीति मैं नहीं करूँगा। जिसे हम राजनीति की परिभाषित राजनीति हम कहते हैं, वो मैं नहीं करूँगा। वो मुझसे होती नहीं, मुझे पता भी नहीं है कि कैसे की जाती है, ना मेरा कोई शौक है। मैं यहाँ आया हूँ कि मेरे पास जो है, मेरे पास है अभी तक के मेरे जीवन के हिसाब से प्यार है, संवेदनशीलता है, मैं लोगों के लिए कुछ कर सकूँ, ये है, मैं यही करूँगा यहाँ पर। इसके अलावा सो कॉल्ड राजनीति मैं नहीं कर सकता। और देखिए, आगामी लोकसभा चुनाव के पहले चरण के लिए सीएम योगी आज से प्रचार भी शुरू करने वाले हैं। 5 दिन में 15 रैलियां सीएम योगी आदित्यनाथ करने वाले हैं। इन 5 दिनों के अंदर बीजेपी के जो स्टार प्रचारक हैं योगी आदित्यनाथ, वो कई रैलियां करने वाले हैं। पहले चरण के लिए जितनी भी सीटें हैं वहां पर जाके योगी आदित्यनाथ की रैली होने वाली है। 27 मार्च से 31 मार्च तक 5 दिनों में 15 रैलियां करेंगे। इस दौरान पश्चिमी उत्तर प्रदेश के साथ साथ सीएम योगी ब्रज क्षेत्र में भी चुनावी रैलियों को संबोधित करने वाले हैं। तो आज मथुरा, मेरठ और गाजियाबाद में सीएम योगी की रैली है। आज सबसे पहले सीएम मथुरा में प्रबुद्ध वर्ग को संबोधित करेंगे। इसके बाद मेरठ का कार्यक्रम है और फिर गाजियाबाद पहुंचेंगे। तो ये बड़ी खबर आपको बता रहे हैं। पहले चरण का रण, मोदी की जीत का प्रण। देखिए, उत्तर प्रदेश में पहले चरण के चुनाव के लिए नामांकन की आखिरी तारीख आज है। पहले चरण के लिए आज से प्रचार का आगाज करेंगे सीएम योगी आदित्यनाथ। पहले चरण में 8 लोकसभा सीटों पर 19 अप्रैल को वोटिंग होगी और अगले 5 दिनों के अंदर 15 रैलियां करने वाले हैं मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ। तो आज मथुरा, मेरठ और गाजियाबाद में सीएम योगी आदित्यनाथ की रैली है। 28 मार्च को सीएम मुरादाबाद, बिजनौर और अमरोहा में रैली को संबोधित करने वाले हैं। वहीं 30 मार्च को सीएम योगी बागपत, बुलंदशहर और नोएडा में होंगे। 31 मार्च को बरेली, रामपुर और पीलीभीत में चुनावी जनसभा को संबोधित करेंगे सीएम योगी आदित्यनाथ। तो 31 मार्च को बरेली, रामपुर और पीलीभीत जितने भी पहले चरण में सीटें हैं वहां पर जाके मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की 5 दिनों के अंदर 15 रैलियां होने वाली है। आगे बढ़ते हिमाचल प्रदेश की मंडी सीट से भारतीय जनता पार्टी उम्मीदवार कंगना रनौत ने दिल्ली में बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा से कल मुलाकात की है। सूत्रों के मुताबिक इस मुलाकात के दौरान चुनाव में आगे की रणनीति पर चर्चा हुई। दरअसल कंगना रनौत इन दिनों सुर्खियों में है, वजह कांग्रेस नेता सुप्रिया सुनेत की उन पर अभद्र टिप्पणी। और देखिए, कल उनकी मुलाकात के बाद सोशल मीडिया पर कंगना रनौत ने पिक्चर भी पोस्ट की थी। सुप्रिया सुनेत ने अपने इंस्टाग्राम पोस्ट पर कंगना की तस्वीर के साथ विवादित कैप्शन लिखा। हालांकि ये मामला बढ़ने के बाद सुप्रिया सुनेत ने इस पोस्ट को डिलीट भी कर दिया और साथ ही सफाई भी दी कि ये पोस्ट उन्होंने नहीं किया है, बल्कि उनके किसी साथी ने किया है जिसके पास उनके इंस्टाग्राम अकाउंट का एक्सेस था। चौतरफा आलोचना के बाद भले ही उन्होंने आपत्तिजनक पोस्ट को डिलीट किया, लेकिन महिला आयोग ने उनके खिलाफ कार्रवाई की मांग की है। राष्ट्रीय महिला आयोग ने चुनाव आयोग को चिट्ठी लिखकर सुप्रिया सुनेत के खिलाफ कार्रवाई की मांग की है। और मंडी सीट के बाद
में चलिए आपको कुछ जानकारी भी दे देते हैं। तो बीजेपी ने कंगना रनौत को जिस मंडी सीट से उतारा है, ये वो सीट है जिसे 2021 के लोकसभा उपचुनाव में कांग्रेस ने बीजेपी से छीन लिया था। जी हाँ, जबकि 2021 में उपचुनाव हुआ तो बीजेपी करीब 8,500 वोट के अंतर से मंडी सीट हार गई थी और इस बार बीजेपी ने कंगना रनौत को मंडी से कैंडिडेट बनाया है, जबकि अभी कांग्रेस अपने कैंडिडेट्स के नाम का ऐलान नहीं कर पाई है। तो अपने कैंडिडेट के नाम को अभी सामने नहीं रखा है कांग्रेस ने, लेकिन बीजेपी ने कंगना रनौत को मंडी सीट से उतारा है। और आपको ये भी बताएं कि 2019 के चुनाव में बीजेपी ने मंडी सीट 4 लाख से ज्यादा वोट से जीती थी, लेकिन 2021 में उपचुनाव हुआ तो बीजेपी हार गई थी। और आज शाम कांग्रेस की तरफ से एक मीटिंग रखी गई है। कांग्रेस की सीईसी की बैठक आज शाम 6 बजे होने वाली है, जिसमें बिहार, झारखंड, तमिलनाडु की सीटों को लेकर के कांग्रेस पार्टी में मंथन होगा। अब तक 189 सीटों पर उम्मीदवारों की घोषणा कर चुकी है कांग्रेस पार्टी। तो बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, आज कांग्रेस सीईसी की बड़ी बैठक है। लोकसभा चुनाव के लिए उन सीटों पर उम्मीदवारों के नामों पर मंथन किया जाएगा जिस पर अभी फाइनल मुहर नहीं लगी है। इसमें बिहार, झारखंड, तमिलनाडु की सीटों पर फैसला संभव है। ये बड़ी खबर, कांग्रेस पार्टी की तरफ से लगातार मंथन जारी है, बैठक जारी है। आज की जो बैठक होने वाली है कांग्रेस सीईसी की 6 बजे, उसमें बिहार, झारखंड, तमिलनाडु की सीटों को लेकर के चर्चा होगी, फैसले लिए जा सकते हैं। अब तक 189 सीटों पर उम्मीदवारों की घोषणा कांग्रेस पार्टी की तरफ से की जा चुकी है। और अब बड़ी खबर बिहार से आपको बताते हैं, जहां इंडी अलायंस के साथ ही कांग्रेस और आरजेडी के बीच सीट शेयरिंग को लेकर के अभी भी पेच फंसा हुआ है। जहाँ ये बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, कल बिहार कांग्रेस और आरजेडी नेताओं के बीच अहम बैठक भी हुई थी। बैठक में आरजेडी कांग्रेस को 8 सीटें देने पर राजी हो गई। हालांकि 3 सीटों पर अभी भी कांग्रेस पार्टी अड़ी हुई है। तो बड़ी खबर आपको बता रहे हैं और इसी को लेकर के अभी मंथन और होना है। कांग्रेस और आरजेडी नेताओं के बीच अहम बैठक कल भी हुई थी, जिसमें आरजेडी कांग्रेस को 8 सीटें देने पर राजी हो गई है। हालांकि 3 सीटें ऐसी हैं जिनको अभी कांग्रेस और चाहती है और उन सीटों पर अभी आरजेडी के साथ सहमति नहीं बन पाई है। ऐसे में मंथन का दौर अभी फिर से जारी रहेगा लोकसभा चुनाव से पहले। तो आरजेडी कांग्रेस को जो सीटें देने को तैयार हो गई हैं, चलो एक एक करके आपको उन सीटों के बारे में जानकारी देते हैं जिन सीटों पर कांग्रेस अपने उम्मीदवार खड़े करने वाली है। जहाँ वो सीट आपको बता रहे हैं जिसमें सासाराम, मुजफ्फरपुर, बेतिया, कटिहार, किशनगंज, नवादा, पटना साहिब और समस्तीपुर, ये तमाम वो सीट हैं। तो सासाराम, मुजफ्फरपुर, बेतिया, कटिहार, किशनगंज, नवादा, पटना साहिब और समस्तीपुर, ये वो सीटें हैं जो कांग्रेस अपने उम्मीदवार जिन पर उतारेगी। लेकिन कांग्रेस पूर्णिया, औरंगाबाद और काराकाट से 3 सीटें भी लड़ना चाहती है। कांग्रेस की तरफ से ये मांग भी रखी गई है, लेकिन इन मांगों पर अभी सहमति नहीं बनी है आरजेडी की तरफ से। ऐसे में देखना होगा कि क्या अगले दौर के मंथन में इन सीटों पर सहमति बन पाती है। तो पूर्णिया में आरजेडी बीमा भारती को टिकट देना चाहती है, जबकि कांग्रेस यहां से पप्पू यादव को मैदान में उतारना चाहती है। औरंगाबाद में भी आरजेडी ने अभय कुशवाहा को सिंबल दे दिया है। काराकाट सीट कांग्रेस की वरिष्ठ नेता मीरा कुमार अपने बेटे के लिए चाहती हैं और कटिहार सीट कांग्रेस चाहती है क्योंकि कांग्रेस के 2 बड़े नेता तारिक अनवर और नेता विपक्ष शकील अहमद खान भी चुनाव लड़ना चाहते हैं। तो भक्त और भगवान का रिश्ता ऐसा अनोखा होता है, ऐसा ही कुछ अनूठा रिश्ता मिला है देखने को उत्तर प्रदेश के शाहजहांपुर में, जहां भक्त अपने भगवान की मूर्ति को लेकर इलाज कराने अस्पताल पहुंच गया। आखिर ये पूरा मामला है क्या, आप भी देखिए इस रिपोर्ट में। भगवान और भक्त के बीच इस प्रेम को देखकर आस्तिक भाव विवल हो जाएंगे तो किसी नास्तिक को ये पागलपन लगेगा, अजूबा लगेगा, बेमानी लगेगी। लेकिन ये प्रेम है, तर्कों और विज्ञान से बढ़कर है। ये भाव है, ये भरोसा है और ये एक भक्त का भगवान के प्रति विश्वास है। इसी विश्वास के भाव को सनातन में आस्था का नाम दिया गया है। भगवान और भक्त के बीच का ये स्नेह बंधन अद्भुत है, अलौकिक है। भक्त और भगवान का ऐसा ही अनूठा रिश्ता देखने को मिला यूपी के शाहजहांपुर में, जहां एक भक्त अपने भगवान की मूर्ति को लेकर इलाज कराने अस्पताल पहुंच गया। अस्पताल में वो डॉक्टर्स के सामने फूट फूट कर रोने लगा।
लड्डू गोपाल को चोट लगने की बात कहकर वो डॉक्टर से विनती करने लगा कि डॉक्टर साहब जल्दी से जल्दी मेरे आराध्य का इलाज कीजिए। भक्त की इस जिद को डॉक्टर साहब भी नहीं टाल पाए और भगवान को प्रॉपर बीपी, हार्ट, टेम्परेचर की जांच की, पर्ची बनाई और कुछ दवाइयां दी। इसके साथ ही कान्हा के इस भक्त को भरोसा दिलाया कि तुम्हारे कृष्ण जल्दी ही स्वस्थ हो जाएंगे। तब जाकर भक्त अस्पताल से घर लौटा। अस्पताल के मरीज और डॉक्टर्स भी इस युवक की इस श्रद्धा की तारीफ कर रहे हैं। आज के दौर में भी इतनी शिद्दत से पूजा करने वाला कोई इंसान है। खबर उज्जैन से आपको बताएं, जहां पर महाकाल मंदिर में सोमवार सुबह भस्म आरती के दौरान हादसा हुआ। गर्भगृह में आग लग गई थी और पुजारी समेत कई ऐसे लोग हैं जो कि जख्मी हो गए थे। और ऐसे में महाकाल मंदिर के गर्भगृह में रंग पंचमी को रंग और गुलाल पर अब बैन लगा दिया गया है। अब श्रद्धालु और पुजारी कैसे होली खेलेंगे, इसको लेकर के नए नियम बना दिए गए हैं। क्या है वो नियम, आपको दिखाते इस रिपोर्ट में। उज्जैन महाकाल मंदिर में होली के दिन भस्म आरती के दौरान हुए हादसे के बाद मंदिर प्रशासन सख्त हो गया है। मंदिर के अंदर रंग गुलाल ले जाने और खेलने पर बैन लगा दिया गया है। अब रंग पंचमी के दिन बाबा महाकाल मंदिर में प्रतीकात्मक होली ही खेली जाएगी। उज्जैन कलेक्टर ने आदेश जारी करते हुए कहा है कि अब सुप्रीम कोर्ट से जारी गाइडलाइंस के मुताबिक ही रंग पंचमी का पर्व मनाया जाएगा। वहीं महाकालेश्वर मंदिर प्रबंधन समिति रंग पंचमी पर पलाश के फूलों से बने हर्बल रंग उपलब्ध कराएगी। रंग पंचमी पर केवल पंडे पुजारी ही गर्भगृह में प्रतीकात्मक होली खेल सकेंगे। साथ ही परंपरागत उपयोग में होने वाली सामग्री के अलावा ऐसी किसी भी सामग्री का उपयोग नहीं किया जाएगा जिससे किसी प्रकार का कोई नुकसान हो। अगर कोई मंदिर के नियम तोड़ता है तो उस पर कड़ी कार्रवाई की जाएगी। मंदिर में आने जाने वाले हर श्रद्धालु को चेकिंग के बाद ही प्रवेश दिया जाएगा। आपको बता दें, सोमवार को होली के दिन पहली भस्म आरती के दौरान मंदिर में आग लग गई थी। बताया जा रहा है कि आरती के दौरान गुलाल डालने के बाद आग भड़की थी। इस दौरान कुल 14 लोग आग में झुलस गए थे। सभी का अस्पताल में इलाज चल रहा है। और चलिए खबरों में आगे बढ़ेंगे, आपको दिखाएंगे खबरें बिल्कुल झटपट अंदाज में, लेकिन उससे पहले नजर इस वक्त की हेडलाइंस पर डालते हैं।